अस्सलाम वालेकुम खालिद हज़रात। ईरान और इसराइल का जो मामला चल रहा है उस पे मैं बात करूँगा, लेकिन हम शुरू में मेरा ख़्याल है कि हम बात करें ज़रा इमरान खान की सिचुएशन के ऊपर। आपको पता ही है कि उनके हालात इस वक़्त क्या हैं और पार्टी के क्या हालात हैं, और आज की जो ताज़ा तरीन ख़बरें जो आ रही हैं वो यही हैं कि एतज़ाज़ अहसन साहब जो हैं वो जॉइन कर रहे हैं उनकी डिफेंस टीम को, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसका भी ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि मेरे बारे में किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई फ़ेवर दे दें या इस तरह की कोई चीज़ कर दें। उन्होंने कहा जी कि ये मैं नहीं चाहूँगा। हाँ, मैं अपने केसेस लड़ूँगा और केस लड़ के फिर और उनमें से बरी होने की वो कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो ऑफ़र आई है, टॉक्स की पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस उन्होंने दी हैं। उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की है, उन्होंने रूस रूस से भी बात की है। तो जो वो तफ़सीलात हैं वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो जंग के मामलात हैं वो भी बड़े सीरियस होते चले जा रहे हैं, और तेहरान ने अमेरिका को कह दिया है कि जनाब अब आप तैयार हो जाएँ 200 से ज़्यादा डॉलर्स पर बैरल के लिए। तो ये अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो टैंक हो जाएगी। दुनिया की इकॉनमी, ना सिर्फ़ अमेरिका की बल्कि दुनिया की। दूसरी तरफ एक मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूँ कि एक अमेरिकन जनरल गायब हुए हुए हैं। उसकी तफ़सीलात मैं आपको ज़रा आगे जाके बताऊँगा। वो भी बड़ा एक अजीब-सा काम हुआ है। वो क्यों हुआ है वो भी ज़रा आपको मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएन में यूएस ने वीटो कर दिया है वो करारदाद जो कि रूस ने पेश की थी जंग बंदी के हवाले से। और फिर ये भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कह दिया कि नो मैटर व्हाट, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। और एक और भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है कि थाईलैंड का जो शिप है, उसको अटैक किया गया है ओमान के करीब। और एक और जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, वॉर थिएटर जो है, जो इसराइल ने खोला हुआ है, वो है लेबनान। लेबनान में जो अटैक्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, उसमें 634 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो स्कूल का अटैक था जिसमें लड़कियां मारी गई थी, उसमें ट्रंप साहब के ऊपर क्वेश्चन हुआ है जो कि उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है। ये सारी सूरत जो है किस तरफ जा रही है, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनाब असद फैज साहब। उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बहुत हैं आप? शुक्रिया असद भाई। टू स्टार्ट विद ज़रा इमरान खान साहब की बात करते हैं और पीटीआई की। आपका चूंकि बड़ा ताल्लुक है उनके साथ और आपके सोर्सेज भी हैं। ये क्या हो क्या रहा है इस वक़्त इमरान खान के ऊपर, जो हमने देखा कि उनकी आँख का भी मसला बना हुआ था, फिर हमने देखा कि कल उनकी जो हमशीरगान हैं, उनसे मुलाकात फिर नहीं होने दी गई। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ रेप्रोशमा की भी बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं मामला जो है कुछ ना कुछ हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि जनाब ईद जो है वो घर पे आके करेंगे, बनीगाला में करेंगे। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मामलात लीगल लेवल पे चलने चाहिए थे, वो भी उस तरह परसू नहीं किए जा रहे हैं। मतलब खोसा साहब का मैंने नाम लिया, वो परसों जब उनका केस चल रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि वो तैयार नहीं है। तो वेयर आर वी हेडेड? देखिए, लतीफ़ खोसा के मुतालिक तो जितनी बात कम की जाए वही बेहतर है। वो बगैर तैयारी के, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, वो 4-5 दफ़ा कर चुके हैं। एक आध दफ़ा तो पहुँचा ही नहीं, और हुँ। एक आध दफ़ा वो बगैर तैयारी के, बगैर कुछ पढ़े हुए वो पहुँच जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है ऐसे तो कोई मुकदमा नहीं जीतता है। और ये आप क्या इंतहाई समझते हैं जान के अनफॉर्चुनेट है। कर रही हैं वो? नहीं, मेरे ख़्याल में वो ये इतना बड़ा वकील है, देखें ना नाम उनका, देखें ना पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जो 2-3 लोग हैं, उनमें इनका नाम आता है। तो अगर देखिए, वो वो इस तरह तो कर रहे हैं तो सही है, इसका मतलब है लेकिन कि ये आप अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। इंतहाई अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। तो लेकिन मैं इसमें ये कुछ कह और रहा हूँ कि वो पीछे भी तो कुछ और चीज़ भी तो चल सकती है ना, कोई और भी हो सकता है किसी ने कहा हो कि 2-3 दिन की आप ज़रा मोहलत ले लें। नहीं, मेरे ख़्याल से किसी की नीयत पे तो मैं नहीं शक करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनकी कॉम्पिटेंस पे और उनकी सीरियसनेस पे, उनके प्रोफ़ेशनलिज़्म के ऊपर मुझे ज़रूर शक है। और ये उन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया है। आप हुँ, और उठा के देखिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले जब मुकदमे चले, उस वक़्त भी इनका यही एटीट्यूड था। वो उनको झाड़ पड़ती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पहुँच जाते थे, बगैर तैयारी किए हुए, डॉक्यूमेंट्स होते नहीं थे। तो ये तो बहुत पुरानी बात है उनकी। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है असल में, ये जो एतजाज़ हसन में जो शामिल हुए हैं, इसकी हाँ। एक तो डायरेक्ट वैल्यू है क्योंकि एतजाज़ हसन का बड़ा नाम है, और उनकी एक बहुत ज़्यादा ऑरा है, उनका उनकी रिस्पेक्ट है ये पूरी कम्युनिटी में, उलमा की भी, जजेस में भी। जजेस सब जानते हैं कि उनकी ही दम से ये अदलिया आज़ाद हुई थी। लेकिन उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है। देखिए ना, अब ये फैमिली ने डिसाइड कर लिया है कि मेरे ख्याल में कि पीटीआई के जो अपने लॉयर्स हैं उनसे तो उनका बस का तो नहीं है ये, वो हुँ, तो नहीं कर रहे हैं। गौहर को देखिए आप, वो भी, वो किसी ने कहा था ना
कि भाई पहुंचता ही नहीं है ये। तो उन्होंने बताया, गौर ने कैलकुलेट करके कि मैं 14 दफा गया हूँ। और भाई 2.5-3 साल से मुकदमा चल रहा है, आप जब 14 दफा गए और आप चेयरमैन है पीटीआई के और आप लॉयर हैं, आपको डूब मरना चाहिए बजाय फखर से कहते हुए। तो ये मसला है। अगर किसी ने इसमें किया है काम बहुत तो सलमान, क्या नाम है उनका? सलमान अकरम राजा, नहीं नहीं, जो दूसरे सलमान सफदर। सलमान सफदर। ठीक है, सलमान सफदर प्रोफेशनल लॉयर है, उन्होंने अपना पूरा पूरा हक अदा किया है। हाँ, लेकिन जो बाकी पीटीआई के लॉयर हैं, इतना इमरान खान ने जब कहा था कि हम लॉयर को ले रहे हैं तो इंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके घर पे लॉयर्स की भीड़ लगी रहती थी और सब हाँ, लोग पोजीशन लेने के तैयार हैं, गौहर हैं, ये है वो। लेकिन हमने देखा 3.5 साल से कि किसी लॉयर ने कोई जो है वो कोई अपना रोल अदा ही नहीं किया। कोई अदालत, चले रोल तो वो एक बड़ी चीज होती है, हाँ। मुकदमा लड़ना तो लेकिन ये तो अदालत में जाते भी नहीं है सपोर्ट के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनकी खान, मेरे ख्याल से फैमिली है खान साहब की, उन्होंने कहा पीटीआई के लॉयर्स के ऊपर तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं। तो आप मालूम है ना, सलमान हाँ, सफदर भी प्रोफेशनल लॉयर हैं, वो पीटीआई हाँ, के लॉयर नहीं है, हाँ, हाँ, तो हाँ, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो पीटीआई के लॉयर हैं, जैसे सलमान अकबर राजा हुए या बाकी लोग हुए, कहाँ हैं वो, किस जगह होते हैं वो? और क्या नाम है, अली जफर हैं, ये कभी आपने देखा इनको कहीं जाते हुए? हामिद खान है, कभी देखा आपने इनको जाते हुए? मैंने तो नहीं देखा। और अभी हाँ, जो इमरान, पिछले दिनों में बात हो रही थी असद भाई, जो इमरान खान साहब को कोट किया जा रहा था कि उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि एक सेनेटर को फारिग किया जाए, और उसके ऊपर काफ़ी गॉसिप चल रही थी। अब वो कुछ पता चला कि कौन से सेनेटर हैं, वो खातून नहीं वो हैं तो या पता मर्द तो खैर हैं? चल गया है, वो खातून जो है केपी की, क्या नाम है उनका, वो जो उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी बुशरा बीबी हाँ की, सेक्रेटरी जो हुआ करती थी, मुझे उनका नाम विशाल नहीं याद। यूसुफजई। विशाल यूसुफजई के मुतालिक बात है। और वो लोगों ने पूछा भी, एक्चुअली कल काफी सलमान, देखिए ना, ये मुझे ना ये अदाएं समझ में नहीं आती सलमान अकबर राजा के, कि लोगों ने कहा कि भाई अगर खान साहब ने कहा ये था। कहा है कि आप इनको पार्टी से भी फारिग करें और सेनेट से, तो क्यों नहीं फारिग किया आपने? तो कह लेंगे मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। फिर लोगों ने कहा कि चले आप ये कंफर्म करें कि खान साहब ने कहा है या नहीं कहा है कि इनको फारिग करें आप। तो कह लेंगे मैं इसको ना डिनाई करूंगा और ना इसे कंफर्म करूंगा। तो इसका मतलब है कि कंफर्म ही कर रहे हैं ना वो। आप जनरल सेक्रेटरी हैं भाई, आप हाँ, कोई रिपोर्टर नहीं है, आप कोई हुकूमत के मुलाजिम नहीं है कि आपके ऊपर जिम्मेदार, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको हाँ। कहा है खान साहब ने? तो इस तरह की ये मुझे बातें समझ में नहीं आती हैं कि ये किस टाइप की हरकतें हैं ये। और सलमान अकबर राजा से आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर, लेकिन मसला सारा यही है कि सारी जिंदगी उन्होंने वकालत की है, कभी हाँ, सियासत उनको नहीं पता की नहीं है, है। और वो सियासत वो उनकी बस की नहीं है। वो दिस इज व्हाट वो ज़ाहिर है, उसके लिए एक होता मिज़ाज चाहिए होता है। लेकिन अब इधर आते हैं ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि एक तो ये है कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने हिंट किया है कि दे कैन रिटर्न टू नेगोशिएशंस टेबल। अच्छा, अब उसमें बेसिकली जो मसूद पेज़ेश्कियान हैं, वो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रशियन काउंटर पार्ट को भी कॉल की है। पाकिस्तानी जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे भी बात हुई है उनकी, और उन्होंने कहा है कि ईरान हो सकता है कि नेगोशिएशन टेबल्स पे आ जाए, लेकिन उन्होंने अपनी कंडीशंस रख दी हैं। और उसमें एक कंडीशन तो ये है कि हमारे जो सॉवरेन राइट्स हैं, हम आज़ाद मुमलिकत हैं, हमारी आज़ादी को तस्लीम किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि रेपरेशंस जो हैं, वो जो हमारी तबाही आपने फेरी है, डिस्ट्रक्शन जो आपने की है, उसके ऊपर हमें रेपरेशंस दी जाएँ, और तो वो तकरीबन कुछ बात हो रही है 80 से लेकर $100 बिलियन तक की। और दूसरा गारंटीज़ दी जाएँ कि आइंदा से कभी आप एग्रेशन हम पे नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि ईरान वेट कर रहा है उनके रिस्पॉन्स का, लेकिन वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पहले वो नेगोशिएशंस में थे और इन्होंने हमला कर दिया था। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखें, ये बहुत सारी बातें मीडिया में फैलाई जाती हैं और 90% बातें झूठी होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में देख लेना, पाकिस्तान में जो हो रहा है, अब आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें हाँ, कि हाँ, जो उसके केस में हो रहा है। पाकिस्तान में नहीं होता थोड़ी थोड़ी दिनों में कि खान साहब डील की भी बात हो रही है, जनरल से मिले हैं, डील पे बात हो रही है। तो जब बात में पता चलता था कि खान साहब ने कहा कि ना तो मैंने किसी से बात की है, ना जो बात करनी है, ना कोई डील हो रही है। तो हुँ, ये ही सारी हरकतें हो रही हैं। मैं कल रात ही सुन रहा था, जो ईरान के जो स्पोक्समैन हैं, यहाँ यूट्यूब पे उनकी सुन रहा था, उनका मैं इंटरव्यू, उन्होंने कहा मेरांदी है प्रोफ़ेसर कि मेरांदी जो हैं। उनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इनसे नेगोशिएट करने का या इनसे हुँ, बात करने का। ना ये काबिल एतमाद है,
ना इनकी किसी बात पे भरोसा किया जा सकता है और ना इनकी बात की कोई वैल्यू है। ये आज एक बात करते हैं, कल कोई और बात करते हैं। तो उसने कहा हमने ईरान ने, इन्होंने, आपको मालूम है मुसलसल ट्रंप ने इनडायरेक्टली लोगों के जरिए अपने फ्रेंड्स के जरिए ईरान को अप्रोच किया है कि हम बात करना चाह रहे हैं। ईरान ने हर दफा रिजेक्ट किया है। ये वो तकरीबन वो सिचुएशन है जो कि इमरान खान वाली सिचुएशन है कि अफवाहें फैलाई जाती हैं जी खान साहब आजकल जी बहुत निगोशिएशन चल रही है, आजकल तो डील की बातें हो रही हैं और वो ईद से पहले आ जाएंगे। ये सारी बकवास जो है, मेरा नहीं, मैंने जो आजकल मैं जितना सुन रहा हूँ सारे एनालिस्ट को, ईरानी साइड को भी, अमेरिकन साइड को भी, अब मुझे कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला अलावा वो जो न्यूज चल रही होती है हाँ, कि, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है ना, ईरान ने पिछले 2-3 दिन से मार मार के भुरकस निकाल दिया है इजराइल का। लिटरली जिसे कहते हैं ना मार मार के भुरकस निकालना, हाइफा में भी और तेल अवीव में भी। हाइफा हाँ, को तो उसने बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही, उसमें ऑयल की जितने, देखें ये हमेशा ये इनकी इतनी ज्यादा मिसकैलकुलेशन होती है और ये बाज हुआ तो इसराइल जान के कर रहा होता है। पूरी हाँ, जंग लेकिन में ईरान ने कभी किसी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे कोई हमला नहीं किया था, ठीक है ना। वो जाके ईरान मिसाइल मारते थे और किसी भी अरब कंट्री के किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को कभी हिट नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हिट नहीं किया। अच्छा, नहीं लेकिन किया। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं ईरान के आपको पता है कि ईरान के बैंक के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो अब ईरान ने ये कह दिया जी कि एक तो आप रेडी हो जाएँ, $200 से ज़्यादा पर बैरल की प्राइस जो है, वो आप अभी चंद दिनों में देखना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि यूएस और इस्राएली जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं जो या दूसरे जो इदारे हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो उस रीजन में हैं और इंक्लूडिंग इज़राइल, वो कह रहे हैं कि हम उसको टारगेट करेंगे। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कुछ उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में? लेकिन मैं आपको यही कह रहा था, वो बात मेरी पूरी नहीं हुई थी कि ईरान हमेशा रिटेलिएट करता है। जब ये ईरान के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला को तबाह करते हैं तो वो जवाब में कर रहा होता है उनकी। जब वो सिविलियन स्ट्रक्चर पे, तो इस ये जो आपने जो फरमाया है बिल्कुल ठीक है। ये ईरान कह रहा है कि जहां जहां हम टिट फॉर टैट होगा, तुमने अगर हमारे सिविलियन स्ट्रक्चर पे हमला किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम्हारे सिविलियन स्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। ये बात बहुत जरूरी है इसराइल को बताना। देखिए ना, अमेरिका की तो यहाँ मिलिट्री बेसिस है ना, तो हाँ, उनके लिए तो डैमेज लिमिटेड है, लेकिन इसराइल तो ईरान की रेंज में है, उसका तो वो बेड़ा कर। तो इस वक्त आप देखें तेल अवीव, आप इससे अंदाजा करें प्रोपेगेंडा की, आपका धुआं एकदम बादल छट जाएंगे। आप फैक्ट पे, हम सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट क्या है? ईरान, फैक्ट ये है कि ईरान ने पूरी खुली छुट्टी दे दी है सारे मीडिया को, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन हाँ, मीडिया, हाँ। अरब सीएनएन मीडिया, वहाँ पे मौजूद है। सीरियन मौजूद है। वो पूरा, वो कहते हैं जहां मर्जी हो जाओ, जो मर्जी हो फिल्म रिपोर्ट करो, करो। जो मर्जी हो रिलीज। वो ईरानी गवर्नमेंट के लोग उनके साथ भी नहीं होते हैं, वो आम लोगों में हुँ, घुल मिल के बात कर रहे हाँ, हैं। ऑन द हाँ, अदर हाँ, हैंड आप इसराइल में देखिए, हर तरह की पाबंदी लगाई हुई उन्होंने। ईरान ने किसी भी जगह जहां तबाही होती है उसकी वीडियो बनाने पे पाबंदी है, रिपोर्टिंग पे पाबंदी है। और ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये सीएनएन के और बीबीसी के, ये सारे एम्बेड कर दिए हैं उन्होंने अपनी फौज के साथ, फौज की इजाजत लिए बगैर। हाँ, वो हाँ, कैमरा भी मूव नहीं कर सकते यहाँ से वहां, वो पहले ओके करते हैं। आज मैं सुन रहा था सीएनएन वाले को, तो वही कह रहा था हाँ, कि हम बिल्डिंग्स को दिखा भी नहीं सकते, पाबंदी लगाई हुई है हमारे ऊपर। हाँ, उनको तो आप वो इससे उनका जो अंदाजा कर लेना कि कहाँ डिस्पैच तबाही भेजते हैं मची उसको ट्रैक होगी भी और करते हैं। कहाँ नहीं मची होगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने देनी थी, वो मैं आपको बताता जाऊँ कि एक अमेरिकन जनरल हैं, एयरफोर्स मेजर जनरल जो हैं, वो मिसिंग हैं। उनका नाम है नील मैकएसलैंड। ये गुम हैं, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये न्यू मेक्सिको में रहते थे और अल्बुकर्की जो आपको मालूम ही है, वहाँ पे ये मिसिंग हुए हैं और इनका कुछ समझ नहीं आ रही है कि यहाँ कहाँ पे चले गए हैं। मैं बल्कि इनकी आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि ये जो सूरत-हाल है, ये कितनी सीरियस है कि अमेरिका के अपने जनरल्स जो हैं, वो अब सेफ नहीं हैं कि उनको किस तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी दी जा सकती है। नहीं, ये रिटायर्ड थे लेकिन ये। हाँ, लेकिन जनरल तो है ना। हाँ, देखिए ना, एयरफोर्स जनरल तो है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ
कि ये जो रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल हैं, लेकिन मसला ये है कि जनरल होने के बावजूद इनके पास कुछ भी इस वक़्त पता नहीं चल रहा। एफबीआई ने जॉइन किया है इस पूरी सर्च को और वो कह रहे हैं कि हम इनको ढूँढने की कोशिश करेंगे। उनका जो सेल फ़ोन था वो अपने उनके पास नहीं था। तो अब पता नहीं उसमें क्या हुआ है, कौन से ग्रुप्स हैं जिन्होंने उनको पकड़ा है, या वो जैसे आपको पता है कि खातून भी पहले से पकड़ी गई हुई हैं, तो वो भी इस वक़्त तक मिसिंग है, उनके ऊपर भी काफ़ी मसला चल रहा था। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये अमेरिका के अंदर भी तो मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं ना, इकॉनमी की तो आप बात कर ही रहे हैं। नहीं, ये मेक्सिको में रह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें जो एक इसमें इसको आप इस बात को कई पहलुओं से देख सकते हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, कि ये भी पहलू है और ये भी ज़ाहिर बात है, ये इतना टॉप लेवल का जनरल था ये, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि गायब हो गया। लेकिन इससे एक और बात भी साबित होती है कि यहाँ के अमेरिका के जो 4 स्टार जनरल भी होते हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। हुँ, हुँ। ये मेक्सिको में जाके रिटायर हुए, कोई नहीं, घर है न्यू छोटा-मोटा। मेक्सिको में है, ये न्यू मेक्सिको में नहीं है, न्यू मेक्सिको में हाँ, है। सॉरी, न्यू मेक्सिको में हाँ। रिटायर हुए, घर है छोटा-मोटा, ये कोई ऐसा हट्टू-बच्चों का प्रोटोकॉल नहीं है, कोई हर तरफ से कोई वो। तो अब ये देखें ना, ये एक आम आदमी की तरह, जब यहाँ कोई ऐसा तो नहीं होता कि 10 प्लॉट मिल गए, जनरल रिटायर हुआ तो 1-2 हुँ। बेच के उसने अय्याशी की, 2 से बिज़नेस कर लिया, ये कोई सब कुछ जज़ीरे नहीं वग़ैरह नहीं दुनिया ये का, लेते? हैं? मैंने कहा ये कोई जज़ीरे वग़ैरह नहीं खरीदते? हाँ, जज़ीरे ज़रूर खरीदते होंगे। वो बेचारा, वो जज़ीरा जो है वो उसका घर है खाली, जो जहाँ वो रह हुँ। रहा है। तो अब ये सब ये चलता चल रहता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और मुझे बताएँगे, यूएन में हमने देखा कि यूएन ने कंडेम किया है ईरान के अटैक जो है नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यूएन ने ईरान के ऊपर होने वाले अटैक्स को क्यों कंडेम नहीं किया, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस अमेरिका ने जो रूस की करारदाद थी जंग बंदी के हवाले से, उसको भी वीटो कर दिया है। तो यूएन का तो रोल बिल्कुल ही डेड होता चला जा रहा है। तो यूएन हमेशा, अब से थोड़ी, हमेशा से डेड है। यूएन ने, आप मुझे बताएँ लास्ट टाइम यूएन ने कोई काम की बात की कब थी लास्ट टाइम? जब ये पूरा इज़राइल जब जेनोसाइड कर रहा था, फ़लस्तीनियों को गज़ा में शहीद कर रहा था। हुँ। 60,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है इन्होंने, सिविलियन आबादियों में ढेर बना दिया उसको मट्टी का। कुछ किया यूएन ने? कुछ भी नहीं। कोई करारदाद तक मंज़ूर नहीं हो सकी, क्योंकि वो अमेरिका वीटो कर देता था। तो इसलिए जो है यूएन तो आप किसी काम की नहीं। ये बहुत लोगों को बड़ी गलतफ़हमी है। कुछ एक आध आलिम भी हैं, वो मैंने देखा है, वो फरमा रहे होते हैं कि भाई, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूएन के पास जाइए, यूएन बनी किस लिए है? तो मैं उनको कहता हूँ, आप भाई, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कौन सी हाँ। यूएन, कैसी यूएन? वो सिर्फ़ नाम की यूएन है, वरना तो आप अगर अमेरिका के खिलाफ कोई करारदाद ला नहीं सकते, यूरोप के खिलाफ या उनके खिलाफ, जो वेस्ट के खिलाफ। वो तो नहीं कर तो सकते, हाँ। ये अच्छा, बिल्कुल लेकिन बेकार है, यूएन ने कभी कोई हाँ, रोल अदा लेकिन किया ही नहीं है। एक चीज़ साथ ये भी बताएँ कि इज़राइल के अंदर के हालात जो हैं, आपने बताया कि उसकी खबरें तो नहीं आ रही हैं, लेकिन नेतन्याहू के बारे में स्कॉट रिटर कह रहे हैं कि उनके भाई को भी जो है वो कत्ल हो गए हैं, और जो बेन गवीर हैं, जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, वो भी कत्ल हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, नफ्ताली बेनेट, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है टर्न जो है वो टर्की की है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि टर्की, आपको पता है कि टर्की जो है वो तो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, सब कुछ है। तो व्हाई टर्की नेक्स्ट? देखिए, एल्गोरिदम तो वही है कि जिस जिस मुस्लिम मुल्क में कोई जान है, जो कि पोटेंशियली कोई खतरा बन सकता है इज़राइल के लिए, उसको तबाह कर दो। क्या अब हाँ, सीरिया में यही हुआ? सीरिया के पास अपनी फ़ौज थी, और वो वहां भी यही हुआ, लिबिया में यही हुआ। इराक को उन्होंने जो है वो, सद्दाम हुसैन के पास फॉर्मिडेबल आर्मी थी, और वो उसको जाके इन्होंने अमेरिका, 42 मुल्कों के कोलिशन ने मिलकर जाके उसे तबाह किया, इराक। हाँ। तो वो एक बल्कि एक आपको करके। याद है, आपको याद होगा, यकीनन याद होगा, जनरल वेल्ज़ली क्लार्क होते थे। जी। वेल्ज़ली क्लार्क ने, जब वो बड़ा मशहूर उनका वो शॉट है जो अक्सर हम सुनते हैं, उन्होंने कहा था कि 7 मुल्कों के बारे में मुझे बताया गया था 9/11 के बाद कि वो उनको टारगेट किया जाएगा, और मैं हैरान हुआ था कि उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस चीज़ के साथ जो टेररिज़्म हुआ था। और उनमें आपको पता है इराक से वो शुरू हुए थे, अगला उनका टारगेट था लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, और फिर ईरान और लेबनान। अब ये बाकी तो हो चुके हुए हैं, ईरान और लेबनान के ऊपर इस वक़्त साइमल्टेनियसली अटैक चल रहा है। तो क्या आप जो इशारा कर रहे हैं, ये उसी तरफ ही है, बात सारी उस तरफ ही जा रही है? जी, बिल्कुल। प्लान तो वही है, हमेशा से इनका रहा है कि देखिए ना, ग्रेटर इज़राइल तो का जो ख्वाब है, वो तो जब ही पूरा होगा
कि जब उसके मुकाबले में कोई फ़ौज ना हो। देखें, होता यही है कि जो ब्रांड जो होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने मेरिट पे जीतती हैं। कुछ चीज़ें हम्म, ऐसी होती हैं कि अपनी मेरिट पे नहीं जीतती, वो ये कि जब तक मुखालिफ को दबा दो और उसको हरा दो। पता नहीं आपने हम्म, वो देखी है या नहीं देखी, एक कॉमेडी फ़िल्म है वो, जिसके अंदर वो एक एक मुल्क है, कोई अफ्रीकन कंट्री है, उसका जो सरबराह है, वो जब रेस लगा रहा है, तो वो उसके हाथ में गन है, तो वो जब भी कोई आगे निकलने की कोशिश करता है, वो उसे शूट कर देता है। तो फिर आखिर में जाके फिर वो हम्म, अकेले वो रेस जीत जाता है। तो ये हाँ, वही हाँ, वाली चीज़ है कि वो हम्म, वैसे आप, अच्छा, अब ये क्या समझ रहे हैं कि जो ऐसे जॉर्डन है, इनका क्या ख़्याल है, जॉर्डन का क्या ख़्याल है कि वो बच गया है? या हम्म, इज़राइल उससे कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो इज़राइल का चमचा है और हर वक़्त इज़राइल, उन्होंने पूरे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए हैं, वो इज़राइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको उसका कोई सिला मिलेगा? या इजिप्ट क्या समझता है? ये सारे के सारे जो हैं, इज़राइल के लिए पोटेंशियली खतरा हैं, जहाँ भी कोई मैन पावर है। आप, लेकिन ये ईरान से जब इन्होंने मार खाई है, जितनी खाई है ना इन्होंने, तो मेरे ख्याल से इनको एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर ईरान ने इतनी मार लगाई है, तो तुर्की उससे 10 गुना ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि टर्की की जो फ़ौज है वो टर्की, ईरान के साथ तो एक मसला था ना बहुत बड़ा, हाँ, हसन हाँ, साहब, कि 20 साल से, बल्कि 30 साल से उस पे सैंक्शन लगे हुए थे। वो कोई अपने ऑयल नहीं बेच सकता था। उसकी हम्म, कोई उसको कोई ईरान को कुछ नहीं बेच सकता था, कोई ईरान को खरीद नहीं सकता। लोग जो भी उसने डेवलप किए सब इंडिजिनसली किए हैं, और ईरान को इसलिए इतना ज्यादा मुकाबला कर रहा है कि देखें, कोवर्टली वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई थी, जो भी स्कर्मिश थी, पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ था। टेक्नोलॉजी हाँ, सारी चाइना हाँ। ने दी थी, मिसाइल, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, जैमिंग टेक्नोलॉजी, एवैक्स जितने भी थे, और तो अभी भी तो सारे चाइना कर ही टेक्नोलॉजी। रहा होगा ना, चाइना और रूस दोनों कर रहे होंगे। ये मेरा यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी ईरान के पीछे चाइना खड़ा है और रूस खड़ा हुआ है। हम्म, कोवर्टली कर रहा है, उसने खुल के नहीं करा। पाकिस्तान के केस में भी उसने पीछे से किया था, खुल के तो नहीं किया था। लेकिन हाँ, वो लेकिन अब ये जो है ना, बेसिकली बुनियादी तौर पे चाइना और रशिया ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है या ईरान है या टर्की है, ये ना हारें, क्योंकि हम्म, ये कम से कम इज़राइल, इज़राइल जब आप बात करते हैं तो वो इज़राइल अकेला नहीं है। अमेरिका, इज़राइल इज़ द सेम थिंग। हम्म, बंटा बंटा सिंह एंड संता सिंह इज़ द सेम थिंग। तो हम्म, वो अकेला तो उस बेचारे का कोई भी, उसकी तो अपनी बजट भी बैलेंस नहीं हो सकता। वो तो जब तक अमेरिका हाँ, 10 हाँ, बिलियन डॉलर ना हाँ, दे। इज़राइल की तो बहुत बुरी हालत है। तो मेरा मकसद हाँ, कहने का ये है कि वो चाइना और रशिया, दे आर मेकिंग श्योर कि इनको रेजिस्टेंस मिले, और ये जिस तरह उन्होंने लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया और सबको वो तबाह भी है। करते थे। अब देखें, ये अच्छा कहते थे लेबनान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। ये हाँ, कहते थे अभी ना। मैंने अभी बताया हम ना कि हिजबुल्लाह ने 634 से ज्यादा लोग रॉकेट शहीद हो मार चुके हैं। मार के हशर कर दिया उनका। हाँ, और इधर वैसे लेबनान ने जो एक नया ऑपरेशन जारी किया है ना, वो उन्होंने फजअल्लाहुम फस्किम माकूल, ये जो या कुरान पाक की सूरह फील की आयत है, जी इसके बिल्कुल। ऊपर उन्होंने उसका नाम रख के असफुल माकूल उन्होंने नाम रखा है उसका, कि जो बिल्कुल इसको भूसे की तरह खाए बना हुए देंगे। भूसे की तरह, हाँ। हाँ, हाँ। तो वो उन्होंने कर दिया। एनीवे, इसके ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो आपने बात कही है ट्रंप के हवाले से भी, अमेरिका के हवाले से भी, तो ये ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इसराइल दोनों इस पूरी सिचुएशन में ट्रैप हो गए? बहुत बुरी तरह। देखें, जितने भी मैंने अमेरिकन एनालिस्ट को सुना है, हाँ। जितने भी है, स्कॉट टिटर को सुन लें आप मैकग्रेगर को सुन लें, आप जिसको भी सुन लें, सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका हैज लॉस्ट ऑलरेडी। कोई हुँ, भी जो सेन बंदा है, कोई जो अक्लमंद आदमी है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी हार चुका है। और ट्रंप की सिर्फ ये ढिठाई है और बेगैरती है कि वो खड़े होकर रोजाना कहता है हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन उसको भी पता है उसके नीचे सारे उनका तो लोग हैं। हाल ये है, उनका तो ट्रंप साहब का हाल ये है कि आपको पता है कि उनसे सवाल किया गया, वो स्कूल की बच्चियों के हवाले से, और उन्होंने डिफलेक्ट कर दिया। और बाय द वे जो नई जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो कि प्रोब हुई है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ये जो स्कूल के ऊपर अटैक किया गया था, ये एक आउटडेटेड इंटेलिजेंस थी। आप अंदाज़ा कीजिए
कि इनके पास इंटेलिजेंस का भी ये हाल हो गया हुआ है कि इनकी इंटेलिजेंस भी अपडेटेड नहीं थी, वो आउटडेटेड इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो 170 के करीब जो बच्ची हैं वो शहीद कर दी। ये तो हाल है इनका। जी, बिल्कुल। और टमाहॉक लगाए ना, अब तो दुनिया को पता चल गया है कि टमाहॉक तो अमेरिका ने मारे हैं, इज़राइल ने तो मारे हाँ, नहीं टमाहॉक, क्योंकि तो इसलिए वो जहाज़ से फायर होते हैं, वो इज़राइल से थोड़ी उड़ के आते हैं कोई टमाहॉक। हाँ, तो हाँ, इसलिए अब वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, खामख़ा उल्टी-सीधी तावीलें पेश कर रहे हैं। पहले पता है वो ट्रम्प ने क्या कहा? ये खुद ईरान ने किया है हाँ, हमें हाँ, बदनाम करने के लिए। हाँ, पहले फिर मैंने जब उन्हें यही लोगों कहा। ने कहा कि हुँ, भाई ये प्रूफ मौजूद है, टमाहॉक मौजूद है, मलबा दिखाया ले आके, तो आप उल्टी-सीधी बातें करानी, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ये वो। देखिए, ट्रम्प के मुँह से आज तक कभी कोई सच बात निकली ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ दें आप। आप ये देखेंगे बाकी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो हुँ, समझदार लोग हैं, जो जिनको इस चीज़ों पे अबूर हासिल है, वो क्या कह रहे हैं। आज जो देखिए आप इससे अंदाज़ा करें, मैं आज देख रहा था, आज जो इन्होंने ब्रीफिंग दी है, क्लोज़ डोर में सेनेटर्स की, सेनेटर्स को तो वो कुछ सेनेटर ने बाहर आके इस पे बात की हाँ, है। हाँ, कंडेम तो किया। एक अच्छी चीज़ है कि वो फिर पूरी बात नहीं करते, लेकिन वो कुछ किए। तो सेनेटर ने ये कहा है, कनेक्टिकट के जो सेनेटर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझे तो मर्फी भी है, हाँ, तो रिचर्ड भी। मैं तो वो सुनने के बाद मेरा आई हैव इवन मोर क्वेश्चंस कि ये हुँ, क्या आप हमें कहानियां सुना रहे हैं भाई। वो बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात की है उन्होंने। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात, अच्छा बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ना, देखें ये वो है, रेड हेरिंग है। ये मेरे ख्याल से हुँ, उसकी वजह ये है कि पेंटागन ने इनसे कह दिया होगा कि आप ये सुसाइड मत कीजिएगा वरना बहुत बुरा। भाई पहले तो ये कहते थे हुँ, ना ये कि हम अभी ये समझ रहे थे, ये बात हाँ, बिल्कुल सही कही है उसने, मैकग्रेगर ने कहा बिल्कुल सही कि ये समझ रहे थे ट्रम्प एंड कंपनी पेंटागन में कि यहाँ इन्होंने ईरानी जो डिसेंट हैं वहाँ के निकले हुए डिसिडेंट्स। डिसिडेंट्स हैं, उनको हाँ, पाल पोस के इन्होंने खून पिला पिला के बड़ा किया हुआ है ना, वो शाह का हाँ, बेटा है हाँ, और ये ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। वो आपको हाँ, कहीं कहीं अमेरिका में नजर आते हैं पुराना ईरान का झंडा लिए हुए। अच्छा, हाँ, और एक हाथ में इसराइल का और एक हाथ में पुराना। तो वो अब हो ये रहा है कि उन्होंने इनको ये पट्टी पढ़ाई थी, हुँ, ठीक है, कि जिस तरह बाजवा ने हाँ, ऐसे अमेरिका को पट्टी हाँ, पढ़ाई थी हाँ, हाँ, कि हाँ, आप इसे हाँ। निकाल दें, बाकी सारे लोग हमारे साथ हैं। तो अमेरिका उस ट्रैप में, तो इसमें भी इन्होंने चलें इस पट्टी पढ़ाई थी कि आप अ, आप इनको इन पे अटैक करेंगे तो हाँ, करें, बॉम्बिंग करें, हाँ, इनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दें आप। पूरे ईरानी निकल आएँगे हमारी सपोर्ट में, वाह, अपनी वाह, वाह! हुकूमत के खिलाफ। वो वो तो उल्टा नज़र हो आ रहा गया, है। इनको कुछ हाँ, पता हाँ, ही नहीं है। उल्टा हो गया। चलें इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपका तज़िया लेते रहेंगे। असद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।